नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मेरा नाम है सूर्यदेव शर्मा और आज हम लोग बात करने वाले हैं इतिहास के अपने अगले अगले चैप्टर की। हम लोगों ने वैदिक काल पढ़ लिया था, हड़प्पा पढ़ लिया था, उससे पहले हम लोगों ने प्रागैतिहासिक काल पढ़ा और आज हम बात करने वाले हैं कि हमारे नगरीकरण की शुरुआत कैसे हुई। ध्यान रखें, ये सेकेंड अर्बनाइजेशन है। इससे पहले एक नगरीकरण हो चुका था जो हड़प्पा सभ्यता में हम लोगों ने देखा था। तो इसके बाद में किस प्रकार से खासकर एक चैप्टर यहां पर रख दिया गया जिसका नाम है 16th सेंचुरी बीसी, यानी इससे पहले का भारत कैसा था और उस समय किस प्रकार के जनपदों का, महाजनपदों का विकास हुआ था। यानी हम लोग बात करने वाले हैं सेकेंड अर्बनाइजेशन की। द्वितीय नगरीकरण। इसकी शुरुआत कैसे हुई और इसका उल्लेख हमें कहां-कहां मिलता है, हम लोग इसकी बात करने वाले हैं और इस चैप्टर का नाम होगा हमारे महाजनपद काल। महाजनपद काल। हम लोग देखते हैं कि वैदिक काल में राष्ट्र था, राष्ट्र के बाद में जन था, फिर विष था, है ना। इस प्रकार से हमारी जो राजनीतिक इकाइयां थी वो बटी हुई थी। इस क्रम में एक नाम जो मैंने अभी फिर से लिया है वो क्या था? जन। ये जन विकसित हुए। इनके विकसित होने का मुख्य कारण क्या रहा होगा? मुख्य कारण रहा था लोहे का विकास। लोहे का विकास। लोहे के विकास के क्रम में क्या होता है कि नए नए हथियारों का विकास हुआ, यानी हमने बनाए उपकरण। उपकरण से हमने विभिन्न प्रकार के हथियार बनाए। पहला तो हमने हथियार बनाया होगा, जाहिर सी बात है कि हमें किसकी जरूरत थी? कृषि की। कृषि योग्य भूमि बनानी थी हमको। उसके लिए लोहे के जो हल थे, वो कुदाल थी, इन्होंने हमारी खेती को उर्वरा बनाने में हमारा योगदान दिया। दूसरा हमारा यह हथियार हो सकता है कि हमारी जैसे कि तलवार। इससे क्या होता है? इससे दूसरे राज्यों को जीतने में आसानी होती थी, यानी हथियारों के बल पर। इससे इस क्रम की शुरुआत क्या होती है कि हमारा लालच हमारे साम्राज्य विस्तार का कारण बन जाता है। हम इससे क्या करते हैं? साम्राज्य का विस्तार करते हैं। अगर हम साम्राज्य का विस्तार कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि जो एक छोटा सा क्षेत्र था, हमने आसपास के क्षेत्रों को जब हम जीत लेंगे तो इसे ये कहलाता था पहले जन, और जन का मतलब काशी जनपद हो गया। जैसे आजकल होता है कि छोटा सा जनपद है, उसमें कई सारी तहसीलें हैं, मतलब ब्लॉक भी होते हैं, और फिर कई जनपदों से मिलकर हमारा मंडल बन जाता है। मंडल से मिलकर के हमारी राजधानी बनती है, वही स्टेट होता है। स्टेट का एक मुख्य जगह होती है जहां पर बैठकर शासक वर्ग, प्रशासक वर्ग काम करता है, और फिर उससे बन जाता है पूरा हमारा राष्ट्र। उसी प्रकार से इनका क्रम था। तो यही जो जब इनका क्षेत्रीय विस्तार हो गया तो ये कहलाए महाजनपद। क्या कहलाते हैं दोस्तों? महाजनपद। अब इन महाजनपदों का हमें उल्लेख कहां मिलता है? अब भाई मैं तो गया नहीं था एंशिएंट हिस्ट्री में। एंशिएंट मतलब मैं सोचो पहले बात कब की हो रही? 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की, 600 ईसा पूर्व की बात हो रही है, ठीक है। तो इससे पहले के हमारे पास क्या ऐसे हमारे पास एविडेंस हैं जिनके बल पर हम इस प्रकार की बात कर रहे हैं? तो चलिए ठीक है, हम थोड़ी सी एविडेंस की बात करते हैं कि हमारे पास उस समय का उल्लेख किस प्रकार का है। तो इन सब का उल्लेख हमको मिलता है दो पौराणिक ग्रंथ हैं, जिनमें से बौद्ध ग्रंथ आता है और जैन ग्रंथ आता है। यहां पर अंगुत्तर निकाय, दूसरा महावस्तु, इससे हमें जानकारी मिलती है महाजनपदों की, और साथ ही साथ हमको भगवती सूत्र से जानकारी मिलती है। इसमें हमें जानकारी मिलती है कि उस समय 4 महाजनपद बहुत विशाल थे, सर्वाधिक शक्तिशाली शासक थे वहां के। जैसे मगध हो गया, कोसल हो गया, अवंती हो गया और वत्स हो गया। ये 4 जो हैं बहुत ही विशिष्ट और शक्तिशाली शासक थे।
जिनमें से उत्तर भारत में एकमात्र स्टेट था या महाजनपद था जो बहुत ज्यादा शक्तिशाली हुआ बाद में जाकर के। हम आगे पढ़ेंगे मगध साम्राज्य के उत्कर्ष के बारे में। जब हम लोग पढ़ेंगे तो हम लोग बिंबिसार को देखेंगे कि वो किस प्रकार से अपनी वैवाहिक नीतियों के द्वारा इस महाजनपद का विकास करता है। ओके, नाउ हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि वो महाजनपद कौन कौन से थे। ठीक है, ये ब्लैंक नक्शा है, इसमें आप लोग समझेंगे कि कहां कहां से है, मैं इसको बाद में बताऊंगा। पहले हम लोग बात करते हैं कि किस किस क्षेत्र में कौन कौन से महाजनपद हमारे रहे होंगे। ठीक, ये हमारे सारे महाजनपद हैं। आपको बता दूं कि अगर हम इस प्रकार से दक्षिण भारत और उत्तर भारत में अगर इसका बंटवारा करें तो दक्षिण भारत का एकमात्र ऐसा महाजनपद था जो उत्तर भारत में था, जिसका नाम है अस्मक। ठीक है, बात करते हैं कि इनकी खासियत क्या थी। महाजनपद काल में कुछ विशेष प्रकार के महाजनपद थे जिनकी मैं राजधानियों की बात करूंगा और उनके बारे में हम लोग कुछ जो हमारे एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है उनकी बात करेंगे। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कुरु की राजधानी थी इंद्रप्रस्थ। और इंद्रप्रस्थ, ध्यान रखें कि इंद्रप्रस्थ वर्तमान में दिल्ली को कहते हैं। यहां का राजा था कौरव्य उस समय। ठीक है, फिर हम बात करते हैं और उसके बाद में हम लोग बात करते हैं कि कौन सी राजधानी किसकी किसकी थी। ठीक है, कंबोज की अगर हम बात करें तो कंबोज की राजधानी थी राजपुर हाटक। राजपुर हाटक थी, ये यहां ना होकर के इस क्षेत्र में थी, यानी जम्मू और कश्मीर का क्षेत्र हम लोग मान सकते हैं। ठीक है, और अगर बात करें गंधार की तो गंधार की राजधानी उस समय थी तक्षशिला। मुझे उम्मीद है कि आपको सही से दिखाई दे रहा होगा। तक्षशिला उस समय का बहुत प्राचीन शिक्षा का केंद्र माना जाता था। ध्यान रखें, ये एक शिक्षा का केंद्र था। यहां पर जो चाणक्य थे वो आचार्य थे। उन्होंने मौर्य साम्राज्य के जो शासक थे चंद्रगुप्त मौर्य, उनकी जो शिक्षा दीक्षा है वो यहीं पर हुई थी। बाद में मौर्य साम्राज्य एक बहुत बड़े विस्तार के रूप में सामने आता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करेंगे कुरु की राजधानी थी इंद्रप्रस्थ। वर्तमान में जिसे हम दिल्ली कहते हैं वो हमारा इंद्रप्रस्थ है। सूरसेन की अगर बात करेंगे तो सूरसेन की राजधानी थी मथुरा। मथुरा हमारा वही किसकी नगरी, कृष्ण की नगरी मथुरा, जिसे वर्तमान में माना जाता है। आप लोग समझ सकते हैं इस बात के लिए। पांचाल की बात करते हैं। पांचाल की दो राजधानियां थी, एक उत्तरी पांचाल था और एक दक्षिणी पांचाल था। तो उत्तरी पांचाल की जो राजधानी थी नॉर्थ वाले की, उसकी थी अहिच्छत्र। कौन सी है दोस्तों? अहिच्छत्र है। और जो हमारा साउथ की राजधानी थी वो थी कामपिल्य। कौन सी है? कामपिल्य। ठीक, फिर बात करते हैं कौशल की राजधानी थी श्रावस्ती। श्रावस्ती उत्तर प्रदेश में पड़ता है। और बात करते हैं फिर बज्जी की जो राजधानी थी वो थी वैशाली। वैशाली जो है कई गणराज्यों का संघ था, जिसमें से ज्ञात्रक कुल के जो ये महावीर स्वामी से संबंधित भी है, जो ज्ञात्रक कुल था वो वैशाली में ही था, है ना। और लिच्छवी भी यही के थे। वैशाली का भी एक छोटा सा क्षेत्र था जिसको कहा गया है लिच्छवी। हम बाद में देखेंगे कि जो बिंबिसार है वो यहीं से संबंधित होता है और उसकी शादी वैशाली की राजकुमारी से ही होती है और उसको काशी मिलता है दहेज में जब उसकी शादी होती है। हम लोग हर्यक वंश में इसकी बात करने वाले हैं। ठीक है, मल्ल की भी दो राजधानियां होती हैं,
एक तो होती पावापुरी और एक होती कुशीनारा। ध्यान रखें कि जो महात्मा बुद्ध हैं वो कुशीनगर से संबंधित माने जाते हैं। ठीक है, ये हमारी मल्ल की दोनों राजधानियां हो गई हैं। पावापुरी और कुशीनारा के जो मल्ल हैं वो काफी हमारे एंशिएंट हिस्ट्री में काफी महत्व रखते हैं। अंग की राजधानी थी चंपा। कौन सी है दोस्तों? चंपा है। अंग का राजा, अगर आप महाभारत काल में बात करेंगे तो अंग का राजा माना जाता था कर्ण को, जो पांडवों के साथ ना होकर के कौरवों के साथ में था। और इसका हमें उल्लेख मिलता है अंग राज्य अंग शासक कर्ण की जानकारी हमको मिलती है। फिर बात करते हैं काशी की। काशी की राजधानी थी वाराणसी। वाराणसी में आपको मालूम होगा कि इस समय ये एक संसदीय क्षेत्र है मोदी सरकार का और मोदी जी का। कहते हैं कि मोदी जी कभी यहां से हारते नहीं है, हालांकि अमेठी से वो हार गए थे। खैर छोड़ो। मत्स्य की राजधानी है विराटनगर। ठीक है। अवंती काफी महत्वपूर्ण क्षेत्र है और उस समय का सबसे शक्तिशाली, मतलब मगध से कम लेकिन शक्तिशाली राज्यों में यह गिना जाता था। अवंती की राजधानी थी उज्जैनी। कौन है? उज्जैनी है। यहां का जो शासक होता है उसके लिए जो बिंबिसार होता है अपना जीवक, जो उनका डॉक्टर था, उनको भेजते हैं, वो इंजेक्शन लगाते हैं और सही हो जाता है यहाँ का शासक। फिर उनमें दोस्ती हो जाती है। मैं बात करूंगा कि कौन था कौन नहीं था। वत्स की राजधानी थी कौशाम्बी। कौन सी है दोस्तों? कौशाम्बी थी। चेदी की राजधानी मानी जाती है सोथिवती। कौन सी है? एक नाम इसका और मिल जाता है सोथिवती के साथ साथ में सुक्तिमती। ठीक। और मगध जो उस समय का सबसे शक्तिशाली राज्य माना जाता था, पहले तो महाजनपद है, उसके बाद में ये राज्य बन जाता है मगध साम्राज्य जिसे हम लोग कहते हैं। इसका उत्कर्ष हम लोग अलग से ही पढ़ेंगे। और इसकी राजधानी जो हो जाती है मगध की, हो जाती है राजगृह। ध्यान रखें, आपको गिरिव्रज भी लिखा हुआ मिलेगा। गिरिव्रज भी की भी एक वजह है कि गिरिव्रज उसको क्यों कहा गया, सारी बातें हम लोग करेंगे। ठीक है। इसके अलावा फिर दक्षिण भारत का एकमात्र डिस्ट्रिक्ट या महाजनपद जिसे हम लोग कहेंगे, इसकी जो राजधानी थी पोटन, या इसको पोटली भी कहा गया। ध्यान रखें, ज्यादा वनडे एग्जाम में ज्यादा डीपली पूछता नहीं है। अगर आप इसको ध्यान से पढ़ लेते हैं और इनके महाजनपदों को अगर याद कर लेते हैं तो ये इतने काफी हैं। ध्यान रखें, अगर 16 महाजनपद हो गए तो 16 महाजनपद के बारे में 16 राजधानियां भी तो होगी इनकी कम से कम। और कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जिनकी दो राजधानियां हैं। इसका मतलब ये देखो, ये हो गया और हमारा कम से कम ये भी हो गया। ठीक। तो ये आपको दो और आगे बढ़ जाएंगे तो आपको ये 18 हो गए, यानी 16 महाजनपद हो गए और 18 इनकी राजधानियां हो गई। इनको आपको बस 2-3 बार पढ़ोगे ये आपको याद हो जाएंगी। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है और कोई मतलब हवा नहीं है ना। हवा अगर आपको लग रहा हो तो ये इनकी कुछ खासियत थी और जो इंपॉर्टेंट है मैंने वो आपको बता ही दिए है। एकमात्र सबसे बड़ा जो गणराज्य माना जाता है उस समय था लक्षवी, जो आपको मैंने बताया है अभी। ठीक है। ये उस समय का गणतांत्रिक क्षेत्र था। ठीक है। तो महाजनपद काल को हम यहीं पर विराम देते हैं और अगली बार टास्क की बात करेंगे अलग से। ठीक है। नमस्कार।